बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान हूँ। एक तो पहले आपको बड़ी खबर दे दूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो गई आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। और यानी जब से ये हुकूमत आई है एक के बाद एक बोझ पाकिस्तान की आवाम पर डाल रही है। अब इन्होंने क्या कारनामा किया मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आप देख लें कि अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है। उनका दावा है और उनकी खबर के अंदर ये दावा किया गया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़राए ने दावा किया है, नैब के जो ज़राए हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जब बैरिया टाउन के दफ्तर के ऊपर छापा मारा, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले बैरिया टाउन के दफ्तर के ऊपर रात गए छापे मारे गए थे, जिस पे मलिक रियाज साहब ने ट्वीट कहा था और वो इनकलाबी, उन्होंने कहा था कि वो भी अब इनकलाब का हिस्सा है और इमरान खान के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि वो किसी केस में कोई झूठा गवाह या इस तरह की चीज़ वो नहीं बनना चाहते। तो मलिक रियाज साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ किए, वो उम्र के इस आखिरी हिस्से में मैंने इस पर वीलॉग भी किया था कि बहुत मुमकिन है कि मलिक साहब गवाह ना बनना चाहते हों और वो ये चाह रहे हो कि सारी ज़िंदगी पैसे कमाएं, अब इज़्ज़त कमाओ। दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बैरिया टाउन में और मलिक रियाज हर हाल में उस इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे नाराज़ हों, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ के पास इतने सारे पैसे हैं, वो दुनिया के मुल्कों में जाकर इंजॉय नहीं कर सकता। वजह क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर आकर बुरा भला कहते हैं। वो ये कहते हैं जी आपने हमारे मुल्क को लूटा, आपने दो नंबरी की, आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुल्म और ज़्यादती की, अब आप आके यहाँ पे मौजें कर रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए। उन मुल्कों में डेमोक्रेसी है तो फिर ये लोग फंस जाते हैं। तो इसी तरह जो है वो मलिक रियाज साहब भी नहीं चाहते थे कि उनके या उनकी फैमिली के साथ भी ये चीज़ें हों, ये भी एक नुक्ता था। दूसरा ये था कि मलिक साहब के अंदर भी इस उम्र में जाके शायद ये चीज़ डेवलप हो गई कि जनाब मैं क्यों करूं कंप्रोमाइज़, किस मकसद के लिए करूं। अब सही और गलत भी होता है ना, कोई सच और झूठ भी होता है। लोग चाहते हैं कि वो अपनी उम्र का जो ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है उसको बहुत इज्जत के साथ गुजारें और वो कंप्रोमाइज़ ना करें जो उन्हें पहले करने पड़े हैं। बड़ा डिटेल मैंने एक वीलॉग किया था इस पर, मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताई थी। अब ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पर जब छापा पड़ा है तो उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो केस है ना अलकादर ट्रस्ट वाला, उस केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ कुछ सबूत मिल गए हैं और कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए, वो बड़े अहम हैं। उनका जो ताल्लुक है ना, वो जो बरतानिया से पैसा आया था ना, जो मलिक रियाज को मिला था, मलिक रियाज का पैसा जो वहाँ से आया था, उससे जाके वो जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मलिक रियाज साहब की तरफ से या बैरिया की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने वालों को जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। अब इसके ऊपर जो है ना वो कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं। ये खदशात जो है इनको फेंका नहीं जा सकता। एक अजहर सैयद साहब हैं, उन्होंने एक बात की है, उसको भी आप नहीं फेंक सकते। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन से अलकादर ट्रस्ट के मुतालिक अहम तरीन दस्तावेजात तक रसाई मलिक रियाज और मालिकों के दरमियान खामोश मुआहदे का नतीजा है। सरमायादार जान और सरमाया बचाने के लिए सब कुछ करेगा। एक ये बात इन्होंने की है। एक बात जी जफर हिजाजी साहब कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि लगता है मलिक रियाज ने बड़ी ही बारीक वारदात डाली है। एक तरफ खुद को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बांका साबित करने वाला ट्वीट दाग दिया कि मैं जी बड़ा वो इनकलाबी हूं, और दूसरी तरफ खोजियों को उस अलमारी का रास्ता दिखा दिया जहां हसास नौयत की दस्तावेजात पड़ी थी। बहुत ज़हीन शख्स निकला, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये इनका अपना तरीका अलग से बताने का। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मलिक रियाज साहब को जो मांगा गया हो या जो उन्हें कहा गया हो कि ये चीज़ें आप हमें दे दें, तो मलिक रियाज ने खुद सामने आए बगैर दे दी हो कि वो ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट भी बैरिया टाउन में रहे और जो इमरान खान साहब के बारे में उनसे डिमांड किया जा रहा है उसका एक हिस्सा भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि मलिक साहब की अपनी गवाही के बगैर कुछ भी नहीं होना और मलिक रियाज साहब इसमें गवाही देंगे या नहीं देंगे, उनके वहां से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कौन बनाता है, वो उसको ओन करते हैं डिसओन करते हैं, ये सारी अलग चीज़ें। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। बहरहाल ये खबर है मैंने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है जो इस हुकूमत की तरफ से आई है। अच्छी खबर की तो आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसानों की कमर तोड़ने के बाद उनके मुर्दा जिस्म के ऊपर लाठियां बरसाने का फैसला किया मौजूदा हुकूमत ने। कैसे देखें, पहले चाचा भतीजी ने मिलकर किसानों को कहा जी हम आपसे गंदम ले लेंगे और उसका रेट भी नहीं बढ़ा रहे थे। किसान रो पीट रहे थे जी कम से कम हमें इतना पैसा तो दें गंदम का कि हमारे खर्चे पूरे हों, हम अपने बच्चों की शादियां कर सकें, हम अपना साल भर का खर्चा उठा सकें, हम अपनी अगली फसल भी उगा सकें। वो कुछ तो ऐसा करें ना। वो किसान बेचारे रो पीट रहे थे, इन्होंने कहा जी पैसे बढ़ाने नहीं है। और जब गंदम खरीदने की बारी आई तो किसानों से कहा जी हम गंदम खरीदेंगे इस रेट पे,
रेट मुकर्रर हो गया, उसके बाद इन्होंने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। इनकार ये क्या कर दिया कि जी हम करप्शन नहीं करना चाहते। और भैया आपने गंदम खरीदनी है, करप्शन नहीं करना चाहते तो हुकूमत ही छोड़ दो, आपकी हुकूमत तो है ही करप्शन। तो आपको फौरी तौर पे जो है या तो गंदम खरीदनी थी, आपने किसानों की गंदम नहीं खरीदी, किसान ने गंदम काटने के बाद वहां पे रख छोड़ी। अब किसान की गंदम पड़ी हुई है, खरीद कोई नहीं रहा, वो बेचारा इंतजार कर रहा है। जब गंदम की खरीदारी से वो बिल्कुल मायूस हो गया हुकूमत से, तो उसके बाद कुछ गंदम थोड़ी बहुत खैबर पख्तूनख्वा ने खरीद ली और बाकी गंदम औने पौने दामों में, यानी जो कीमत मुकर्रर हुई थी उससे भी 1000 रुपए तक कम में, यानी लोगों ने 3000 रुपए तक भी बेची है एक मन, उससे कम में भी बेची है। तो किसानों ने अपनी गंदम औने पौने बेची और बेचकर फारे हुए। अब जो पैसा उन्हें मिला ये इतना कम पैसा था कि इससे वो कर्जा नहीं उतार पा रहे थे, क्योंकि याद रखिए ज्यादातर किसान अपनी सारी खाद वो उसके ऊपर क्रेडिट पे लेते हैं, जो पेस्टिसाइड हैं वो क्रेडिट पे लेते हैं, बीज भी क्रेडिट पे लेते हैं, डीजल भी क्रेडिट पे लेते हैं, और फिर इसका पैसा तब देते हैं जब उनकी फसल बिक जाती है। तो वो पैसा देते देते वो बेचारों का कर्जा भी पूरा नहीं उतरा और पैसा खत्म हो गया। अब अगली फसल वो कैसे लगाएं, ये है एक सबसे बड़ा सवाल कि किसान अब फसल कैसे लगाएगा। किसान के दिमाग में भी ये सवाल था कि हुकूमत ने किसान के ऊपर एक के बाद एक लाठी मारना शुरू की और किसान की टूटी हुई कमर के बाद उसकी जो गिरी हुई डेड बॉडी है उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी, उसके सर पे बम मारा इन्होंने और ऐसी बेशर्मी की है कि ज़रई सारिफीन का जो टैरिफ है उसके अंदर फी यूनिट 6 रुपए 82 पैसे का इन्होंने मजीद इजाफा कर दिया है। 6 रुपए 82 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया है किसान के लिए। अब वो जो बेचारे ट्यूबवेल चलाते हैं किसान, वो अब ट्यूबवेल नहीं चला पाएंगे, चलाएंगे तो बिजली का बिल उनको ज्यादा भरना पड़ेगा। जुलाई से जो ज़रई सारिफीन है इन्होंने अब अगली फसलों के ऊपर काम कर रहे हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से। अब उनको जो पैसा देना पड़ेगा फी यूनिट 46 रुपए 83 पैसा, यानी 46 रुपए और 83 पैसा इनको फी यूनिट पड़ेगा। पहले कीमत बढ़ाते चले आ रहे हैं, फिर कीमत बढ़ा दी, किसान की कमर तोड़ दी इन्होंने। कमर्शियल सारिफीन की जो बुनियादी कीमत है उसमें इन्होंने जो इजाफा किया है 8 रुपए और 4 पैसे का मजीद बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। और जुलाई से जो कमर्शियल सारिफीन है उनको एक यूनिट पड़ेगा 77 रुपीज का, 77 रुपए का उनको एक यूनिट पड़ेगा। यह हाल किया इन्होंने पाकिस्तान का। और क्या कर रहे हैं और भी सुन लीजिए। ट्रैक्टर की कीमत, यह भी खबर आई है, 5 लाख रुपए तक ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है। 5 लाख रुपए तक फी ट्रैक्टर की कीमत जो है उसमें इजाफा हो गया है। इसका भी नुकसान किसान को होगा। आटे के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स, कभी सुना आपने? विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स हम सुनते थे बिजली के बिल पे आ जाता था। ऐसी चीजों पे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स आ गया आपको। वो इसलिए आ गया कि आप जब अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपको वापस हो जाता है विद होल्डिंग टैक्स, उसको होल्ड किया जाता है। एडवांस टैक्स भी आप इसको एक किस्म से कह सकते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता था, आटे के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया इन्होंने। कैसी हुकूमत है। और जो फ्लोर मिल्स है वो इसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं। वो ये कह रही है ये नहीं हो सकता, आटे के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का और दीगर टैक्सेस लगाने का फैसला उन्होंने चैलेंज किया है और वो एहतजाज पे चले गए हैं। आटे की शॉर्टेज पैदा होने के खतरात पैदा हो गए हैं। अब इसके बाद जो है वो 9 रुपए किलो के हिसाब से आटे की कीमत 9 से 10 रुपए किलो बढ़ जाएगी। ये जो कहते थे ना आटा सस्ता रोटी सस्ती, ये सिर्फ किसान के लिए था। जब तक किसान की कमर तोड़नी थी तब तक गंदम की कीमत नीचे रखी, खरीदी भी नहीं, किसान को रोल दिया। जैसे ये चीजें आड़ती के हाथ में गई, मिडल मैन के हाथ में गई, ऐसे बंदे के हाथ में गई जो इनकी अपनी क्लास है, तो फौरी तौर पे चीजों को तब्दील करना शुरू कर दिया। अब रोटी भी महंगी हो जाएगी, आटा भी महंगा हो जाएगा और ये लोग अपने अरबों खरबों रुपए दोबारा से बना लेंगे। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी के हवाले से लाहौर से इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस के हवाले से फैसला आया, उसका जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसमें क्या कहा गया, जरा इसकी वर्डिंग आप सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन का इमरान खान के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, पीटीआई टॉप लीडरशिप ने मनसूबाबंदी से इत्तफाक किया, जदीद डिवाइसेस के जरिए से पैगाम आगे पहुंचाया गया, इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इमरान खान की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। एटीसी लाहौर के जज खालिद अरशद का तहरीरी फैसला। अब इस फैसले की सारे लोग अपनी अपनी जो है वो तशरीह कर रहे हैं, लेकिन अहमद वराइद साहब ने इसमें एक चीज़ लिखी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 रहनुमाओं ने 7 मई को शाम 5:15 से 6 बजे तक जमान पार्क में मीटिंग की, जहां प्लान बनाया कि मिलिट्री तनसीबात, हुकूमती दफातर
और पुलिस ऑफिशियल्स पर हमले किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद उसकी क़यादत करेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर, अच्छा ये मीटिंग जो है इसकी गवाही एक पुलिस एहलकार ने दी है। अब आप ये बात याद रखिएगा, यानी बचकाना नहीं लग रहा आपको कि इमरान खान साहब अपने 15 साथियों के साथ बैठे हैं, वहाँ मेज़ के नीचे पुलिस वाला छुपा हुआ था, वो पुलिस वाला वो सारी चीज़ें सुन रहा था और उनको पता चल गया कि इन्होंने बड़े जदीद गैजेट्स ले लिए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद नामी एक कमांडर हैं जो बहुत खौफनाक किस्म की उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है और वो फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक करेंगी। यार फॉर गॉड से, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो कैंसर की पेशेंट हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, तो आपको लगता है कि वो तनसीबात के ऊपर अटैक कर देंगी और वो कोई इस तरह का, यानी अजीब किस्म का मुकदमा अजीब तरीके से हुकूमत ने चलाया है। मेरे ख्याल में इससे रियासत का फ़ायदा नहीं होगा। रियासत का फ़ायदा उन चीज़ों से होगा जिससे रियासत आगे बढ़ेगी। और अगर इमरान खान से बदला लेना ही मकसूद है तो इमरान खान तो ऑलरेडी कैद में है। जिन लोगों से बाकियों से बदला लेना है वो लोग भी ऑलरेडी कैद में हैं। लेकिन उनको कैद में रखने से और जिनको कैद से निकालकर हुकूमतें दी गई हैं, इसके बीच में, इस पूरे प्रोसेस के बीच में, यानी एक आदमी को इक्तदार से निकालकर कैद में डाल दिया और कुछ लोगों को कैद से निकालकर इक्तदार में डाल दिया। इसके बीच में सिर्फ आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। पाकिस्तान की इकॉनमी बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कहां से कहां पहुंच गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वो कहां से कहां पहुंच गई। रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सारा कुछ इस तजर्बे के नतीजे में हुआ है। अब इस तजर्बे को जितना ज्यादा लंबा किया जाएगा उतना ज्यादा खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब इसमें जो है वो आप सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से जो सरमायाकारी है उस पर एक खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और वो खबर ये कह रही है कि मुल्क की इकॉनमी अगर ठीक होनी है तो पाकिस्तान के बाहर से सरमायाकारी लानी होगी। लेकिन क्या ये हुकूमत सरमायाकारी ला पाएगी, इसके ऊपर एक और रिपोर्ट आई है। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवां साल मजीद खराब हो गई है और गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने अपनी सालाना सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सर्वे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात को उजागर किया गया है। सर्वे में पाकिस्तान की तजारती मराकज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में OICCI अरकान के तासुरात भी शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में कराची समेत पूरे सिंध में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ी तशवीश का बायस हैं और उसके अलावा ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर यानी गुज़िश्ता साल के 67% से बढ़ के 80% तक कराची के हालात जो सिक्योरिटी के हैं वो ख़राब हो गए हैं। यानी कराची में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा ख़राब है। बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में लिखा गया, बाकी इलाकों की सूरत हाल के बारे में लिखा गया। तो ये एक रिपोर्ट आपके सामने है। दूसरा, ये जो हुकूमत बनी है ये कितना पैसा इकट्ठा कर रही है और उस पैसे को कहां खर्च कर रही है, ये है सबसे बड़ा सवाल। पैसा तो ये इकट्ठा कर रहे हैं मांग कर, जो टैक्सेस ये लोगों से ले रहे हैं वो कहां जा रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो महंगाई ये कर रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे उनमें से बेशतर को मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में चलने वाले 177 में से 91 बड़े मंसूबे वफाकी हुकूमत ने बंद कर दिए, जबकि सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो तरक्याती मंसूबे जिनमें हेल्थ के और सेहत के अलावा जो है वो तालीम के मंसूबे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी हैं, उन मंसूबों को बंद करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत कितना पैसा इकट्ठा कर रही है जरा इसके आदादोशुमार आप ले लें। हुकूमत ने जो टैक्सेस वो ले रही है उसमें 30% इजाफे के बावजूद, यानी तनख्वाहों में इजाफा कभी नहीं करते लेकिन टैक्सेस में 30% इजाफे के बावजूद माली साल 2023 और 24 के आखिरी 45 दिनों में, यह सिर्फ 45 दिनों की कहानी है, 15 मई से लेकर 18 जून तक, इन दिनों में इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया? शेड्यूल बैंकों से 3,231 अरब रुपए यानी 32 खरब रुपए इन्होंने कर्जा लिया है। यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताजा तरीन आदादोशुमार हैं और इसके मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान रोजाना कर्जा ले रही है ना, एक दिन में यह हुकूमत कर्जा ले रही है 71.8 अरब रुपए, यानी 71.8 अरब रुपए, लगभग 72 अरब रुपए रोजाना का ये लोग
कर्जा ले रहे हैं ये हुकूमत वाले, ये पैसा जहां कहां रहा है। यानी माली साल 2025 के बजट में हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्सेस लगाने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद रोजाना जो हुकूमत कर्जा ले रही है वो लगभग 72 अरब रुपया है। वो 72 अरब रुपया जाता कहां से, कहां जाता है? क्या आपकी सड़कें बन रही हैं बहुत बड़े पैमाने पे? क्या आपको चीजें मुफ्त मिल रही हैं? क्या आपको आपकी दहलीज पर इंसाफ मिल रहा है? क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो गया है? क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं? क्या पाकिस्तान में नए डैम्स बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान में बिजली के बड़े नए ऐसे मंसूबे लग रहे हैं जिनसे बिजली सस्ती होगी? क्या सरमायाकारों को फायदा हो रहा है? क्या नए जो है वो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं? नए तालीमी इदारे बन रहे हैं? नए अस्पताल बन रहे हैं? नए खेलों के मैदान? कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। तो जब ये चीजें नहीं बन रही तो ये पैसा जा कहां रहा है, कहां जा रहा है ये पैसा? तो शाहाना अखराजात हैं। यानी हुकूमत IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के तनाजुर में, खबर सुना रहा हूं मैं आपको, अपने से नहीं कह रहा, ये मैं आपको एग्जैक्टली खबर सुना रहा हूं कि हुकूमत IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के तनाजुर में कौम को मजीद कुर्बानियों के लिए तैयार रहने की तलकीन कर रही है, मगर अपने शाहाना अखराजात को कंट्रोल नहीं कर रही। मईशत शदीद दबाव में है क्योंकि फिक्स्ड सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर चली गई है। यानी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर चली गई है उस मुल्क में जहां SIFC के नाम के ऊपर एक ऐसा इदारा बनाया गया कि सबको उसमें शामिल कर दिया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया। लेकिन बदतरीन सरमायाकारी हो रही है, 50 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। निजी शोबे की जानिब से बैंकों से हासिल करदा कर्जे 22% की शरह सूद के ऊपर लिए जा रहे हैं और इन तमाम अवामिल ने मिलकर शरह नमू को 2.38% तक महदूद कर रखा है। अब मामला यह है कि हुकूमत ने जो पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है वो लग कहां रहा है। जब यह सवाल मैं पूछूंगा या आप पूछेंगे तो होगा क्या? होगा यह कि एक गद्दारी का, एक बगावत का, एक दहशतगर्दी का इस किस्म के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, हमें उठाएंगे और जेलों के अंदर बंद कर देंगे। हमें यह नहीं बताएंगे कि यह पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं इसको आप खर्च कहां कर रहे हैं। हमें यह नहीं बताएंगे कि ऐवान सदर के अंदर खर्चा दुगना क्यों हो गया। हमें यह नहीं बताएंगे कि सरकारी अफसरान के लिए बड़ी बड़ी अनेक्सीज क्यों बनाई जा रही हैं। हमें यह नहीं बताएंगे कि इदारों ने अपने अखराजात को इतना बढ़ा क्यों लिया है। हमें यह नहीं बताएंगे कि वजीर आजम हाउस हो या ऐवान सदर हो या वजीर आला हाउस हो, वहां पे अखराजात दुगने क्यों हो रहे हैं, सरकार अपने खर्चे कम क्यों नहीं कर रही, ये नहीं बताएंगे। हमारे ऊपर फौरी तौर पे एक मुकदमा किया जाएगा, कोई दहशतगर्दी का, बगावत का, गद्दारी का या कोई भी घटिया मुकदमा दर्ज करके हमें जेल में डाल देंगे। सवाल पूछते डालो इसको जेल के अंदर। लेकिन बात यह है कि अवाम का पैसा है, ये पैसा ये इकट्ठा करके भाग तो जाएंगे, कोई लंदन भाग जाएगा, कोई इटली भाग जाएगा, कोई तुर्की भाग जाएगा, कोई यूनान भाग जाएगा, ये तो सारे यहां से भाग जाएंगे, बाकी रह जाएंगे मैं और आप। तो पैसा तो हमने वापस करना है। और जो तबाही इन्होंने इस मुल्क की फेर दी है ना, एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी हुक्मरान को ले आए, अब ये जल्दी काबू नहीं आती तबाही, अब इस पर बड़ा काम करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।